आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और स्पेशल एट 4 के साथ मैं हाजिर हूं आपका इमरान खान। आइए आगाज करते हैं और ख़ास तौर से हम तमाम नाज़रीन को जोड़ने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन तमाम लोगों का खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में बस कुछ ही देर बाद ताजिरों के एक इजलास को खिताब करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की जानिब से इंतखाबी मंशूर में ताजिरों के लिए जो वादे किए गए हैं, कारोबारियों के लिए जो वादे किए गए हैं, उसकी वजह से पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करने के लिए बीजेपी की हिमायत करने वाले ताजिरों की जानिब से यह इजलास मुनक्किद किया गया है। इस इजलास में पूरे मुल्क के हजारों ताजिर शामिल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय व्यापारी धन्यवाद महासम्मेलन का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर विजय गोयल ने कहा है कि ताजिर बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए वजीर आजम के तय शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पार्टी की जानिब में से जो वादे किए गए हैं उनमें 10 लाख रुपए का हादसा बीमा, 60 साल के बाद पेंशन, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ताजिरों के क्रेडिट कार्ड, जीएसटी को आसान और 5 लाख तक की आमदनी पर इनकम टैक्स में छूट जैसी बातें शामिल हैं। साथ ही दिल्ली बीजेपी चीफ मनोज तिवारी ने दावा किया है कि सिर्फ भगवा पार्टी ही ताजिरों के मसाइल का मुस्तकिल हल कर सकती है। तो ताजिरों का एक बड़ा सम्मेलन, एक बड़ा इजलास जिसके जरिए वजीर आजम खिताब करेंगे। और कहा यह जा रहा है बीजेपी के जरिए कि जो उनके संकल्प पत्र में, जो उनका इंतखाबी मंशूर है जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है, उसमें जो कारोबारियों के लिए वादे किए गए हैं उससे कारोबारी बहुत खुश हैं और वो शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सीधे तौर पर सियासत है, इंतखाबी सियासत है। और एक बार फिर अपने वादे व्यापारियों को लेकर के शायद 7 लाख व्यापारी और उनसे जुड़े हुए करीब 7 करोड़ व्यापारी और उनसे जुड़े हुए 30 करोड़ लोग जिन्हें रोजगार दे रहे हैं व्यापारी, उनको एड्रेस करने की कोशिश है। सीधे तौर पर यह एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर यह सीधा का सीधा चला आता है तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। यह भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। बीजेपी हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लेना चाहती है और करना भी चाहिए। कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन में है तो अपने हर तरह के हरबे का इस्तेमाल करेगी। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास पैनल मौजूद है। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस बारे में बात करने के लिए जब वजीर आजम बोलेंगे तो हम सुनेंगे वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ वो बातें लेकर आते हैं, क्योंकि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए ये खास तौर से इजलास है तो वहां पर वो क्या कहते हैं ये सुनने वाली बात होगी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीतू डबा साहिबा इस वक्त तशरीफ फरमा है स्टूडियो में। खैर मकदम है आपका नीतू। अर्पित गुप्ता जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर नौजवान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मैंने सीनियर सहाफी ऋषि मिश्रा जी को भी अपने साथ जोड़ा। ऋषि जी स्वागत है आपका, खैर मकदम है। और प्रदीप गुप्ता जी भी हमारे साथ शामिल हैं, खासतौर से व्यापारी एकता समिति के आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं व्यापारियों के लिए और उनका ये दावा है कि उनका कांग्रेस से कहीं बेहतर है, वही एक चिंता करने वाले हैं। और ये जो 7 करोड़ और उनसे जुड़े हुए 30 करोड़ लोग हैं, यानी करीब 37 करोड़ व्यापारियों का जो समर्थन है, ऐसा बीजेपी का मानना है कि उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड यानी कौमी ताजिर फलाह और बहबूद बोर्ड का इंतजाम करने वाले हैं, कयाम करने वाले हैं। हर ताजिर को, हर कारोबारी को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने वाले हैं। छोटे कारोबारियों को पेंशन देने का वादा वो कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर कारोबारी क्रेडिट कार्ड देने की वो बात कर रहे हैं। टैक्स की दरों को कम करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी और नोटबंदी से जो व्यापारी टूटा है, कहीं ना कहीं उसके घाव पर ही मरहम लगाने की कोशिश है, जिससे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि अगर हम आते हैं तो ये जो जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो परेशान लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारियों की क़यादत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हम देखें आज के सम्मेलन को? धन्यवाद किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी वर्ग पिछले काफी टाइम से मंदी के दौर से गुजर रहा है, सब जानते हैं। अच्छा, नोटबंदी के बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई देश के अंदर। नोटबंदी हुई, फिर 8 महीने बाद जीएसटी हो गई, तो एक टाइम से व्यापार खत्म सा हो गया था। नोटबंदी का टाइम 5 महीने व्यापारी एकदम से सुस्त पड़ गया था कि क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद मोदी जी का मेरा मानना है कि उनका स्टेप ये था कि भाई चलो कालाधन खत्म हो, देश के अंदर आतंकवाद पे लगाम लगे और व्यापारी वर्ग का जो है पैसा वो नंबर 1 में आ सके देश के लिए। सोच अच्छी थी मोदी जी की, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बढ़िया देश में नहीं पड़ा। लेकिन उसको सुधारने के लिए
जीएसटी के अंदर भी प्रावधान का 29 काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी सुधारा गया, जीएसटी आई, जीएसटी में भी बहुत कमियां थी। आज व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं अपेक्षित रहा, चाहे कांग्रेस से चाहे बीजेपी से, उनका दर्द रहा हमेशा कि किस तरीके से इसका जो है सुधार आ सके। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा आपके मंच के माध्यम से कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांग्रेस ने हमेशा आलोचना तो करी है कि भाई ये जीएसटी बहुत खराब, आराम से सुधार करेंगे, हम इसका आयोग बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, नोटबंदी के लिए इसका सोल्यूशन करेंगे व्यापारी, पर कोई स्पष्ट उनके एक संकल्प पत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 22 लाख नौकरियों की बात तो उन्होंने करी है कि 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे सरकारी नौकरी के अंदर, हम व्यापारियों को जो है एक अपना आयोग अलग बनाएंगे, वो तो बीजेपी ने बना भी दिया है। बीजेपी ने आप देखे ना, यूपी कल्याण बोर्ड बनाया व्यापारी किसके लिए, बीजेपी ने अपने संकल्प तो एक व्यापारी के तौर पर आप लोगों को क्या लगता है, लोगों का झुकाव किस तरफ बढ़ेगा? क्योंकि कुछ चीजें इनके इसमें साफ है, उधर से कुछ मरहम लगाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि भाई जो आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, जो आप लोग टूट गए हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम जीएसटी को और आसान करेंगे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो आप लोगों को या व्यापारियों को कहां जो है ज्यादा फायदा नजर आता है? अगर हम देखें मोटे तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा किसको आप समर्थन करते हैं, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहां फायदा नजर आता है दोनों के घोषणा पत्र की? अगर बात क्या आना चाह रहा था, मेरा सिर्फ कहना क्या था कि अभी तक व्यापारी किसी भी पार्टी से बहुत खुश नहीं है। अगर आप मुझसे स्पष्ट पूछना चाहोगे तो किसी पार्टी से बहुत, वो देख रहा है दोनों ओर से कि कौन सी पार्टी, क्योंकि सब सरकार वोट की राजनीति चल रही है देश के अंदर, आप देख रहे हो वोट पाने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा इस समय सबसे ऊपर आया हुआ है देश के अंदर। पर व्यापारिक वर्ग के लिए, जैसे आज मोदी जी तालकोटरा में एक मीटिंग कर रहे हैं, मैं वहीं जा रहा था उससे, मैं आपके यहाँ आने से पहले उसके अंदर हमारे खंडेलवाल जी से मेरी बात हुई थी, तो उसमें कुछ उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी जो घोषणा बीजेपी ने करी है कि भाई 10 लाख का हम इंश्योरेंस देंगे है, इन बातों को उठाया जाएगा, ढंग से व्यापारी के बीच में डाला जाएगा। दूसरे जो व्यापारियों की पेंशन की बात करिए, छोटे दुकानदारों के लिए बहुत बढ़िया स्टेप है ये, मैं इसको भी कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छा स्टेप है, स्पष्ट तौर से व्यापारी वर्ग को इससे बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरे जो व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी जो बात करी है, जीएसटी के अंदर सुधार बराबर हो रहे हैं। आप देखिए लास्ट की जो काउंसिल मीटिंग हुई थी 29वीं काउंसिल मीटिंग के अंदर 250 आइटम में से 178 आइटम में जीएसटी 28 से 18% कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार देखो चिंता में तो है, सरकार स्टेप तो ले रही है लेकिन टाइम लग रहा है। चिंता इस बात की कि क्या व्यापारी हाथ से निकल जाएंगे, नोटबंदी और जीएसटी के बाद कुछ नाराज हैं, इस बात की फिक्र है। और ये आज व्यापारी जो है, ये जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जिसको कहते हैं, ये बीजेपी समर्थित संगठन है, ये आज ही जो है धन्यवाद करने के लिए क्यों आ गए? अभी तो बेहतर ये होता कि कुछ चीजें जमीन पर होती दिखती तब धन्यवाद किया जाता, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए खंडेलवाल जी का संगठन है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बीजेपी समर्पित संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सरकार के साथ ये हमेशा रहता है संगठन। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी की सोच को मैं अच्छा कहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि उन्होंने स्पष्ट तौर से केवल कांग्रेस वाली बातें नहीं करी है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा, स्पष्ट चीज नहीं है उसके अंदर। उसके घोषणा पत्र को पूरा देख लो आप, कहीं भी ये नहीं है कि हम जैसे मोदी जी ने कि हम पेंशन देंगे 60 साल से उम्र के अंदर, एक स्टेप तो है कम से कम। दूसरे उन्होंने कहा 10 लाख का इंश्योरेंस देंगे। तीसरे उन्होंने कहा है कि हम, जैसे उन्होंने पहले मेक इन इंडिया के लिए कहा था, पॉलिसियां बनाई थी, वो अभी चैप्टर खत्म नहीं हो पाया। वो देखो इतना बड़ा देश है, टाइम लग रहा है इस काम के अंदर। खातून कारोबारियों से सरकारी महकमे के जरिए कम से कम 10% सामान खरीदने का भी वादा किया गया। अगर महिला जो कारोबारी हैं वो काम आगे बढ़ाती हैं तो 10% सामान सरकारी महकमे खरीद लिया करेंगे, इस तरह की बात है। मैं नीतू डबास की तरफ आना चाहूंगा। नीतू जी, क्या लग रहा है, व्यापारियों के माध्यम से या व्यापारियों का समर्थन जो है, उनकी हिमायत जो है वो सरकती नजर आ रही है, जो ये वाला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस वक्त, और इसको हम कैसे देखें? शुद्ध राजनीति हम भी समझ रहे हैं, जो संगठन करा रहा है वो भी, और चुनाव का वक्त है, वजीर आजम का वहां पर पहुंचना, तमाम बातें होंगी। एक तरह से घोषणा पत्र में जो आप लोगों ने बातें की हैं उसी को दोहराया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज जाए, क्योंकि 7 करोड़ और उनसे जुड़े हुए 30 करोड़ लोग जिनको वो रोजगार दे रहे हैं, ऐसे कुल 37 करोड़ या उससे भी ज्यादा होंगे लोग, सीधा वोट बैंक है आपका। तो क्या जमीन खसकती सी कुछ लग रही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इमरान जी। मैं प्रदीप जी की बात में और आगे बढ़ा तो आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है, और मोदी जी ने एक नैरेटिव, जो एक पॉजिटिव नैरेटिव है, उन्होंने जिस 2014 के चुनाव के तुरंत बाद जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने सीधा, मुझे याद है, उन्होंने मंच से कहा था कि इस देश का, और पीयूष गोयल जी ने भी कुछ दिनों पहले ही अपनी बात रखी थी कि व्यापारिक वर्ग जो है हमारे समाज, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण करदाता है, और उनकी समस्याओं का समाधान हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, और जिसके लिए लगातार यहाँ एनालिस्ट जो प्रदीप जी उन्होंने ये स्वीकार किया। देखिए मैं एक बात रखना चाहती हूँ, मैं मेरे एक और सवाल जोड़ देता हूँ, फिर आप रखिएगा
कि जो ये परसेप्शन था, ये माना जाता था कि बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। मोदी सरकार आने के बाद लगा कि और बेहतर होगा, लेकिन जब खास तौर से नोटबंदी और जीएसटी हुई उसके बाद व्यापारियों में बड़ी हड़बड़ाहट हुई और वो 2-1 साल तक तो उससे उबरने में उनको वक्त लग गया, समय लग गया। छोटे व्यापारियों का ये दावा है कि वो तो टूट गए। ऐसे में आप लोगों के ये मरहम और ये बड़ी बातें उसको किस हद तक अपनी तरफ रागिब कर पाएगी, जरा इस पर भी रोशनी डालिए। इमरान जी, मैं पहली बात बताऊं कि जब भी कोई नेतृत्व, कोई भी सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो उसका क्या परिणाम होगा वो समय बताता है। आपको याद होगा जब मोदी जी ने जीएसटी पे निर्णय लिया था, नोटबंदी का जब निर्णय लिया था, सरकार ने, उन्होंने अपने साथ एक संवेदनशीलता दिखाते कि देश जो है ये सुधार के लिए निर्णय हो रहे हैं। और जैसे आप लगातार देखेंगे कि जीएसटी के निर्णय के बाद में आपके मंच के माध्यम से बैठकर, आपके चैनल के माध्यम से बैठकर ये कह रही हूं कि हाँ, समस्याएं रही हैं, हमारे व्यापारी वर्ग, छोटे वर्ग, व्यापारी वर्ग पे खासकर इस पर फर्क पड़ा है, लेकिन सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उस समस्याओं का समाधान हो। और इसीलिए वो संकल्प पत्र में ना सिर्फ बड़े व्यापारी वर्ग बल्कि सभी छोटे और सीमांत व्यापारी वर्ग और महिला कारोबारी, सभी वर्गों को शामिल करते हुए उन समस्याओं का समाधान को कोशिश करने की कोशिश की है। मैं इमरान जी की बात यहां रखने की क्या कोशिश कर रही हूं कि कांग्रेस का एक टाइम था 2008 का, हमने जो है विश्व की आर्थिक मंदी देखी और उसमें हमने समस्याएं देखी। एक नेतृत्व, एक राजनीतिक नेतृत्व है, आप निर्णय लेते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि चुटकी बजाते ही सब परिवर्तन आएगा, लेकिन आप निर्णय लेके उसको कैसे धरातल पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि बीजेपी के घोषणा पत्र में, इंतखाबी मंशूर में नोटबंदी पर बड़ी चुप्पी है, खामोशी है। नहीं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर आपने कहा कि आसान बनाएंगे, जिसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ अभी भी चल रही है। हालांकि खुद ये व्यापारी संगठन के लोग कह रहे हैं कि सुधार दिन ब दिन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है, वो आशान्वित है, लेकिन तकलीफ तो हुई है। वोटिंग के समय इंसान बहुत सारी तकलीफों पर भी सोचता है कि यार ये तो मुसीबत में डाल दिया। ऐसे में कई लोगों को ये संबोधित करने की योजना है कि भाई वो जो जमीन खसक रही थी, सरक रही थी, उस पर जो है हम लोग एड्रेस करें ताकि वो लोग फिर हमारे पास वापस आ जाएं। इसको हम इस तरह का प्रोपेगेंडा देखें? देखिए, नहीं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के आप संकल्प पत्र को उठाकर देख लीजिए और पिछले 4 सालों में जो काम किए उनको उठाकर देख लीजिए। व्यापारी वर्ग, महिला वर्ग और श्रमिक वर्ग, किसान, सभी के लिए लगातार प्रयास हुए हैं। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है तो सीधी बात है कि हम क्यों कहेंगे, आपने कहा कि बीजेपी तो व्यापारी वर्ग के लिए जान जाता है, ऐसा नहीं है। सभी समूह को कवर करने की कोशिश की है, सभी के लिए लाभ जो है योजनाओं को लागू करने की कोशिश की है। मैं क्या कह रही हूं, देश बहुत बड़ा है, विश्व की आज जो है भारत, अगर अभी एक डेटा मैंने आपके सामने रखती हूँ जिसमें पिछले 4 साल में आपने देखा होगा कि हमने टैक्स को लगातार कम किया, उसके बावजूद हमने जो है जो बिजनेस है उसको ठीक से बना के रखा है। पहली भारतीय जनता पार्टी के समय ये प्रयास हुए हैं, कुछ ऐसे सकारात्मक वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरे वर्ग है उन्हें उतनी ही आशा है। कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो देखिए, उनके मैनिफेस्टो में क्या करेंगे उस पर कोई बात नहीं की गई है। उनको क्या एक्शन किया गया, उसका रिएक्शन के प्रति वो क्या एक्शन लेंगे, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय हो रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, कुछ खामियां हैं, लेकिन वो खामियां लगातार सुधार करने के लिए जो है पार्टी और मोदी जी उनके नेतृत्व में संकल्पित, वो जो खामियां हैं उसी के चलते कुछ घबराहट है क्या कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए अपना घबराहट नहीं है। मैंने अभी आप इमरान जी थोड़ी देर पहले भी कहा, जिस दिन मोदी जी ने ये निर्णय लिया था उन्होंने कहा था कि समस्याएं होंगी लेकिन समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास करेगा। देखिए, एक लीडरशिप, इसको कहते हैं बेहतर लीडरशिप। ये सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, इस देश की चिंता, इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाना और बढ़ाए रखना, और इसी का ये निर्णय है कि भारत जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार जो है हमने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की है। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास नीतू जी। मैं जरा अर्पित के पास जाना चाहूंगा। अर्पित, आपसे जानना चाहेंगे, व्यापारी संगठन अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर भी होते हैं, लेकिन व्यापारियों की समस्याएं करीब करीब एक होती है। वो कोई किसी को भी सपोर्ट करे वो एक अलग मसला है, वो राजनीतिक मसला भी होता है, लेकिन उनकी समस्याएं तो एक सी होती है। उसको दूर करने का जब कोई भी सरकार होती है तो सारी समस्याओं सबकी, फिर वो किसी के भी समर्थक हो, सबके लिए अच्छी या बुरी होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त ये जो आयोजन किया जा रहा है उसको हम कैसे देखें, और क्या जो नीतू जी इसको बात को नहीं मान रही हैं कि जो जमीन शायद व्यापारियों के हवाले से खसक रही हो तो उसको कंट्रोल करने की, सरक रही हो तो उसको अपने काबू में लाने की कोशिश के तौर पर देखें, या वाकई इतना अच्छा काम संकल्प पत्र के जरिए करने की कोशिश की जा रही है कि व्यापारी खुश हैं और धन्यवाद करने के लिए आज वजीर आजम के साथ वो तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे हैं?
देखिए इमरान जी, चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहेगी कि वो समाज के अलग अलग वर्गों से जाके मिले। बीजेपी के लिए जो व्यापारी हैं वो एक बहुत बड़ा वर्ग रहा है, खास करके छोटे व्यापारी जिनको हम MSME कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सिर्फ ये कहना कि चुनाव से पहले एक तरह से मलहम लगाया जा रहा है नोटबंदी और GST के जो दिक्कतें हुई थी उसके ऊपर, ये पूरी तरह ठीक नहीं है। ये बात जरूर ठीक है कि नोटबंदी और GST के कारण कुछ कठिनाइयां आई थी, लेकिन नोटबंदी के पीछे सरकार की जो नीयत थी वो अच्छी थी। उनसे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, क्योंकि शायद सरकार ये देख नहीं पाई कि उसका व्यापारियों पे एकदम जो असर पड़ेगा, जो उनको मुश्किलें होंगी वो कुछ समय तक चले जाएंगी। जहां तक कि GST का सवाल है, एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि GST एक ऐसा रिफॉर्म है जिसकी कई सालों से चर्चा हो रही थी। कांग्रेस ने भी अपने समय में कहा था कि वो उसे लेकर आएंगे, लेकिन उनसे भी वो बिल लाया नहीं गया। फिर आखिरकार बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के समर्थन के साथ संविधान का फिर संशोधन किया और फिर GST का हमारे जो टैक्स सिस्टम है उसमें GST लाया गया। तो शुरू में किसी भी जब इतना नया सिस्टम होता है जो पूरे टैक्स सिस्टम को बदलना चाहे, जहां पे तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया गया, एक सिंगल GST लाया गया, तो उसके कारण थोड़ा समय लगता है उसको ठीक होने में। तो एक मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि छोटे जो व्यापारी हैं उन पे GST का असर कम है। जैसे कि फिलहाल ही जनवरी में ये जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए GST की एग्जेम्पशन लिमिट 20 से 40 लाख कर दी गई थी। इसी तरह छोटे व्यापारियों के लिए बहुत कांग्रेस तो ये बार बार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करी ना कि ये सरकार छोटे व्यापारियों की दुश्मन है। छोटे व्यापारियों को इसने नोटबंदी के बाद तोड़ दिया, GST के साथ में और उनकी मुसीबत पैदा कर दी, कुछ मामलों में उनको परेशान कर रखा है। इस तरह का प्रचार कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है, तो इसको भी तो देखना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और कांग्रेस क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी है तो उनकी तरफ से प्रचार करना बनता भी है। लेकिन अगर आप कांग्रेस का भी जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी नोटबंदी को लेकर चुप्पी है अर्पित। बीजेपी के घोषणा पत्र में उसको लेकर वजीर आजम कहीं अपनी बातों के जरिए या कोई और बीजेपी का बड़ा लीडर नहीं कहता है, उसके बारे में न कोई उपलब्धि के तौर पर उसको बताता है। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। जेटली जी ने नोटबंदी के ऊपर कुछ 2-3 बिंदु बताए थे, तो उन्होंने भी उसमें समझाया था कि बहुत लोगों को ये इम्प्रेशन था कि नोटबंदी का जो असली एम था वो ये था कि लोगों के द्वारा कैश का इस्तेमाल कम हो जाए और जो गलत, जिसे काला धन कहते हैं, उसका कन्फिस्केशन हो जाए। ये बहुत हद तक नहीं हो पाया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 99% करेंसी वापस बैंकों में आ गई थी नोटबंदी के बाद। लेकिन तब भी नोटबंदी के कुछ फायदे हुए हैं हमारी आर्थिक स्थिति में, जैसे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की जो कलेक्शन है वो बढ़ गई नोटबंदी के कारण। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि नोटबंदी पूरी तरह एक सक्सेसफुल स्कीम नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर तब भी आप एक बात जरूर देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से कई ऐसे कदम लिए ताकि वो उस नोटबंदी की गलती को सुधार सके। देखिए, मुद्रा योजना लेके आए, फिर जो ये पब्लिक सेक्टर बैंकों से 1 घंटे के अंदर लोन मिलने का सैंक्शन जो हुआ था उसके लिए खास वेबसाइट बनाई गई थी। इसी तरह व्यापारियों के लिए जो स्कीम्स लाई गई थी उनमें महिला व्यापारियों के लिए भी अलग योजनाएं लाई गई थी। तो ये सारे कदम दिखाते हैं कि बीजेपी भी शायद कहीं ना कहीं जानती है कि अगर उनसे नोटबंदी पे गलतियां हुई हैं उनको ठीक करने की जरूरत है और उनको ठीक करने के लिए कदम लिए गए हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ऋषि मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगा कैसे हम देखें इस व्यापारी सम्मेलन को, राजनीतिक नफा और नुकसान इसमें के नजरिए से इसको हम कैसे देखें, और इस वक्त इसको करने की जो जरूरत आन पड़ी। हालांकि बीजेपी के जो प्रोग्राम होते हैं हम देखते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा प्लान होते हैं, उनके रणनीतिकार ज्यादा दूर तक सोचते हैं और सारे लोगों को एड्रेस करने के लिए वो लगातार लगे रहते हैं ताकि कोई चूके ना, छूटे ना, ताकि बाद में ये ना हो कि हम इनको चूक गए थे इसलिए ये नुकसान हो गया। हर तरफ से सबको अपने फेवर में लाने की कोशिश है। फिलहाल इसको हम कैसे देखें सर? 2-3 पहलू हैं। पहले तो आप जानते हैं कि बीजेपी में जो अमित शाह हैं राजनीति के चाणक्य हैं, वो हर वर्ग को, हर सब्जेक्ट को कैसे टच करना है, कैसे उसको अपने पक्ष में करना है, वो जानते हैं। तो चाणक्य क्या ये समझ गया है क्या सर? जी जी जी, मैं सरक रहे हैं? जी, मैं वही उसी बात या व्यापारी इधर कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा एनालिसिस समझ गए? मेरा एनालिसिस में पॉजिटिव वे में है। आप देखेंगे बीजेपी के इतिहास को देखिएगा, बीजेपी को जिस वर्ग ने फर्ज से अर्श तक पहुंचाने का काम जिस वर्ग ने किया, या बीजेपी के जो कोर वोट बैंक है उसमें आप देखेंगे कि चाहे आडवाणी युग हो
हो या वाजपेयी युग हो या उससे पहले भी आप देखेंगे कि बीजेपी का जो वोट बैंक रहा है वो व्यापारिक वर्ग रहा है। बिल्कुल, ये और कहा जाता है व्यापारिक वर्ग बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है। जी, व्यापारिक वर्ग ने जिस प्रकार से बीजेपी को मदद किया, बीजेपी को के लिए फेवर में जो वोट किया, उसमें व्यापारिक वर्ग का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक देखेंगे उसमें व्यापारिक वर्ग के अलावा ब्राह्मण या अग्र जाति जो आप कहते हैं वो होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जो बीजेपी को व्यापारिक वर्ग की पार्टी ही कही जाती थी, खासकर आडवाणी जी के और वाजपेयी जी के टाइम में, कि ब्राह्मणों और व्यापारियों की पार्टी है बीजेपी। तो नो डाउट, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है इमरान भाई की, देखिए बीजेपी में ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, बोल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप में पूरा जोर देकर कहूंगा कि वो जानते थे कि व्यापारिक वर्ग हमारा कोर वोट बैंक है, उसके बाद भी वो देश हित में जीएसटी को लाया और नोटबंदी को देश हित में उन्होंने लागू किया। आप समझ सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि पॉलिटिक्स करती हो तो अपना कोर वोट बैंक को नुकसान करके वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लाएंगे जिससे उनका कोर वोट बैंक का नुकसान हो। लेकिन मोदी जी के जो लीडरशिप है, उन्होंने रिस्क लिया कि जीएसटी और नोटबंदी को इंप्लीमेंट करके रिस्क लिया ताकि देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो उसको हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि उसका तीसरा पहलू मैं बताता हूं, तो लिया तो ये रिस्क उल्टी नहीं नहीं पड़ी, उल्टी नहीं पड़ी। तो डर है मैं उसी का एग्जांपल दे रहा हूं। आप गुजरात विधानसभा असेंबली के रिजल्ट को यदि एरिया वाइज एनालिसिस करेंगे इमरान भाई, तो सूरत जो है व्यापारियों का बहुत बड़ा एक जगह है जहां इंडिया नहीं एशिया में मैं समझता हूं कि कुछ खास चीज का जो है वहां स्पेशली वहां ये वर्क होता है और सबसे ज्यादा व्यापारिक वर्ग वहीं होते हैं। यदि आप सूरत के टोटल विधानसभा का एनालिसिस करेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जीएसटी को मुद्दा बनाया था उस टाइम असेंबली के चुनाव में, आप बताइए कि सूरत में एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो इसका मतलब है कि व्यापारिक वर्ग सिर्फ 15 सीटों का ही फर्क आया था। ये नहीं, मैं टोटल का एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। इमरान भाई मैं सूरत की बात कर रहा हूं। आप मेरे बात से सहमत होंगे या नहीं? सूरत बताइए व्यापारिक वर्ग का एरिया है, और सूरत में आप बताइए कांग्रेस ने जिस प्रकार से जीएसटी को मुद्दा बनाया, क्या जीएसटी मुद्दा बना? क्या व्यापारियों को आप समझा पाए क्या जीएसटी आपको नुकसान पहुंचाया है? लेकिन व्यापारी भी जानते हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से स्टेप लिया है वो देश हित में लिया है। तो इसका परिणाम आप देखें कि सूरत में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। जहां तक इस मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जो बीजेपी कहती है, उसमें कहीं न कहीं व्यापारिक वर्ग को साधने का बीजेपी ने काम किया। जैसे 10 लाख का जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है वो हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, 5 लाख के इनकम पे ये कोई बहुत टैक्स अच्छी नहीं बात लगेगा। है कि जो 50 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हैं छोटे और ये लघु इंटरप्राइजेस को, जी, और बिना किसी कांग्रेस चाहे जितना भी आलोचना कर ले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखिए भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि भारत में ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए जो बोल्ड स्टेप लेने से भी पीछे नहीं हटे और इसको ये परवाह न करे कि हमारा कोर वोट बैंक इधर से उधर हो जाएगा। सबसे बड़ा मैं इमरान भाई मानता हूं कि देश सर्वोपरि है, कोई वोट बैंक सर्वोपरि। ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। सर आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक में लूंगा, एक वक्फा ले लेता हूं, फिर इस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री को भी सुनेंगे वजीर आजम क्या कहते हैं व्यापारियों से, कारोबारियों से, और कारोबारी अपनी और कौन सी बातें वजीर आजम के सामने, बीजेपी के लोगों के सामने रखते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली के जो व्यापारी हैं खासतौर से, उनको ये उम्मीद है कि उनकी जो सीलिंग को लेकर के जो उनकी समस्या है, प्रॉब्लम है, परमानेंट हल के लिए कोई बड़ा ऐलान भी यहां से हो सकता है, इस तरह की कोई बात यहां पर हो सकती है, ये भी वो उम्मीद लगाए बैठे।